16 नवंबर 1957 की सुबह प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन का छोटा सा खेती करने वाला गांव बिल्कुल नॉर्मल था। ठंडी हवा चल रही थी, लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज शाम होने तक ये शांत गांव हमेशा के लिए बदल जाएगा। शाम के 5 बजे के आसपास डेप्यूटी शेरिफ फ्रैंक वार्डन ने अपनी मां के हार्डवेयर की दुकान का दरवाजा खुला और जैसे ही वो अंदर गया, एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। पैसों का बॉक्स खुला हुआ था, टेबल पूरा बाहर निकला हुआ और फर्श पर कुछ धब्बे दिख रहे थे, लाल रंग के दाग जो देखते ही फ्रैंक का दिल सूख गया, क्योंकि वो दाग बिल्कुल खून जैसे लग रहे थे। उसकी मां बर्नीस वार्डन 58 साल की गायब थी। उनका ट्रक भी बिल्डिंग के पीछे से गायब था। सिर्फ एक चीज मिली, एक रसीद जिसमें लिखा था 1 कूलेंट की बोतल। वो रसीद बर्नीस ने सुबह लिखी थी। पुलिस ने पूरा एरिया घेर लिया, लेकिन जो कुछ घंटों बाद मिलने वाला था उसने सबके होश उड़ा दिए। एक खेत के छोटे से झोपड़ी में ऑफिसर्स ने बर्नीस वार्डन को उल्टा लटका हुआ पाया, जैसे किसी कसाई ने ऐसा किया हो। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब पुलिस उस घर के अंदर गई तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो उनके सपनों में भी उन्हें सालों तक सताता रहा। उस आदमी का नाम था एडवर्ड थियोडोर गीन, एक ऐसा शख्स जो दशकों तक उनके बीच में रहता रहा, एक अजीब चुप सा इंसान जो बच्चों को बहुत पसंद करता था, लोगों की मदद करता था, लेकिन उसके अंदर एक जानवर छुपा था। और वो जानवर दुनिया को दिखाने वाला था कि इंसानी दिमाग क्या क्या सोच और कर सकता है। किसी भी जानवर की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है, और एड गीन के बचपन में एक ही चेहरा सबसे ज्यादा अहम था, उसकी मां ऑगस्टा गीन। ऑगस्टा एक रिलीजियस औरत थी। वो बाइबल के हर शब्द को अपने हिसाब से समझती थी। उसके लिए दुनिया के सारे पाप और हर बुराई एक ही जगह से आती थी, औरत। वो कहती थी, हर औरत एक शैतान का दरवाजा है, उनके टच से भी पाप लगता है। और इसी बिलीफ ने उसके बेटे एड के दिमाग में जहर भर दिया। एड बचपन से ही अलग था। स्कूल में उसके दोस्त नहीं थे। जब भी कोई बच्चा उसके पास आता, ऑगस्टा चिल्लाती थी, उनसे दूर रहो, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। और धीरे धीरे एड दुनिया से अलग पड़ता गया। उसके पिता जॉर्ज गीन एक नशेड़ी था। रोज शराब में डूबा रहता और ऑगस्टा उससे नफरत भरी नजर से देखती थी। हर रात घर में चिल्लाने की आवाज गूंजती थी। एड चुपचाप कोने में बैठकर वो सब देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब शांति होती थी, लेकिन उसके अंदर से कुछ टूट रहा था। ऑगस्टा हर दिन अपने दोनों बेटों हेनरी और एड को बिठाकर पढ़ाती थी, लेकिन वो बाइबल की अच्छी बातें नहीं, सिर्फ मौत, पाप और सजाओं वाली बातें सुनता था। वो कहती थी, दुनिया गंदी है, सिर्फ हम पवित्र हैं। इन बातों ने एड के दिमाग में एक डर बना दिया। औरतों से डर, दुनिया से डर और अपनी मां से अंधा प्यार। उसके लिए मां एक देवी थी, एक ऐसी देवी जिसे वो नाराज नहीं कर सकता था। लेकिन 1940 में एड का पिता मर गया। घर में सिर्फ ऑगस्टा और उसके दोनों बेटे बच गए। हेनरी, एड का भाई, थोड़ा समझदार इंसान था। वो अक्सर अपनी मां के अंधविश्वास को नहीं मानता था। कभी कभी वो एड से कहता था, यार मां पागल है, तो उनकी बातों में मत आ। लेकिन 1944 के एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे प्लेनफील्ड कभी नहीं भूला। एक खेत में आग लगी थी। फायर फाइटर्स ने जब आग बुझाई तो उन्हें हेनरी का जला हुआ शव मिला। फेस बुरी तरह से जला हुआ था, लेकिन बाकी बॉडी बच गई थी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बोला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उस दिन एड ने अपने भाई को खुद मार दिया, क्योंकि हेनरी उसकी मां के खिलाफ बोलता था। उस दिन के बाद एड बिल्कुल अकेला रह गया, सिर्फ अपनी मां के साथ। वो उसके लिए सब कुछ थी, मां, भगवान और दुनिया। लेकिन उसकी किस्मत को
कुछ और मंजूर था। 1945 में ऑगस्टा को हार्ट अटैक आया। वो गिर गई और बेड पर पड़ गई। एड ने उनका ख्याल रखने में अपनी जान डाल दी। लेकिन कुछ दिन बाद ऑगस्टा भी मर गई और उस दिन एड के अंदर का इंसान भी मर गया। बचा सिर्फ एक खाली खोखला आदमी जो अपनी मां के बिना दुनिया को समझ नहीं पा रहा था। अब एड अपनी मां के पुराने फार्म हाउस में अकेला रहता था। घर के कुछ कमरे उसने बंद कर दिए थे, खासकर अपनी मां का कमरा, जहां सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे वो कर छोड़ गई थी। खिड़की के पर्दे, बेडशीट, बाइबल, टेबल, सब वैसे का वैसा। लेकिन घर के बाकी कमरे अगले कुछ सालों में वो एक कब्रिस्तान बनने वाले थे। एड का दिन काफी सिंपल था। वो पास के शहर में हेल्पर का काम करता। सबको लगता वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन थोड़ा अजीब। बट कोई नहीं जानता था कि रात होते ही वो क्या बन जाता था। एक रात एड अपनी पुरानी ट्रक में प्लेनफील्ड के पास का कब्रिस्तान पहुंचता है। चांदनी रात में सिर्फ एक टॉर्च और एक फावड़े के साथ वो खामोशी से कब्रों के पास जाता है और फिर धरती खोदना शुरू करता है। एक के बाद एक ताजी औरतों के शवों को निकालना शुरू करता है। उनका नाम वो अखबार में दी न्यूज़ से पढ़ता था। जिसके मरने की खबर अखबार में आती, एड उनके नाम लिख लेता और रात में उन्हें निकलने चला जाता। जब ताबूत मिलता वो सावधानी से खोलता और शवों को बाहर निकालता। कुछ शव वो घर ले आता, कुछ अंगों को वहीं छोड़ देता। लेकिन घर में आने के बाद उसका जुनून कुछ और ही रूप ले लेता। घर के अंदर वो इन शवों के अंगों से फर्नीचर बनाता था, मानव त्वचा से कुर्सियां बनाता, निप्पल्स से बनी बेल्ट और खोपड़ियों से कटोरे बनाकर टेबल पर रखता था। वो इन शवों को रिपेयर करता था ताकि वो उन्हें अपनी मां जैसा बना सके। कभी कभी वो उन शवों का चेहरा निकालकर मास्क की तरह पहनता और उनकी त्वचा से बना सूट अपने ऊपर चढ़ाता। शीशे के सामने खड़े होकर वो कहता, मां, मैं वापस आ गया। उसके लिए ये सब एक अजीब सी परंपरा था। वो सोचता कि अगर वो किसी औरत की स्किन पहने तो उसे अपनी मां के करीब महसूस होगा। वो उनके ऊपर मेकअप लगाता, लिपस्टिक, परफ्यूम, और फिर उन्हें कंधे पर उठाकर रूम के कोने में बिठा देता जैसे मां बैठी हो। 1951 में जब लोगों ने एड से पूछा, तुम्हें कभी शादी करने का मन नहीं हुआ? तो एड मुस्कुराते हुए कहता, मैं किसी औरत को खुश नहीं कर सकता मां के अलावा। और ऐसे ही 7 साल बीत गए। प्लेनफील्ड के लोग सोच रहे थे, कुछ अजीब तो है, लेकिन बेचारा अच्छा आदमी है। उन्हें क्या पता था कि उनके आसपास एक आदमी चल रहा था जिसके घर में दर्जनों इंसानी शव पड़े थे। अब हम आते हैं उस वक्त पर जब एड गीन का जुनून कब्रिस्तान से शवों को चुराने से आगे बढ़ गया और उसने पहली मर्डर किया। दिसंबर 8, 1954, पाइन ग्रोव, विस्कॉन्सिन। मैरी होगन 52 साल की एक ढाबे की मालकिन अपने कस्टमर्स को ड्रिंक सर्व कर रही थी। वो एक अकेली और आजाद औरत थी, लेकिन एड गीन के नजर में वो सिर्फ एक उसकी मां जैसी दिखने वाली एक औरत। एड ने मैरी को शॉटगन राइफल से सर में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसकी बॉडी वो उसके ट्रक में डालकर अपने फार्म हाउस ले गया और जैसे ही घर पहुंचा, मैरी का सर उसने कपड़े से लपेट दिया, उसकी स्किन को ध्यान से उतारा, बाकी की बॉडी को अच्छे से संभाल कर रख दिया। इस तरह एड ने अपना पहला मर्डर कमिट किया था और उस वक्त तक प्लेनफील्ड के लोग सोच रहे थे ये सिर्फ एक शरीफ सा आदमी है। और फिर नवंबर 16, 1957 बर्नीस वार्डन की बारी आई। एड जैसी हार्डवेयर की दुकान घुसा। सुबह के वक्त स्टोर में सिर्फ बर्नीस थी। एड ने ट्रक का कूलेंट लिया और बर्नीस ने रसीद बनानी शुरू कर दी। और फिर एड ने अपनी शॉटगन निकाली और बर्नीस वार्डन के सर में गोली मारी। उसकी बॉडी उसी के ट्रक में लोड करी और एड उसे अपनी फार्म हाउस में ले जाकर उल्टा लटका दिया।
सबसे पहले उसका सर अलग किया, उसके पेट को साफ किया, दिल को निकालकर अलग प्लास्टिक बैग में रख दिया और सर को टोकरी में डाल दिया। जब फ्रैंक वार्डन ने स्टोर देखा, खून के धब्बे, रजिस्टर खुला हुआ, मां और ट्रक दोनों गायब, वो तभी समझ गया था कुछ गलत हुआ है और ये शक पुलिस को एड के पास ले जाया गया और आखिरकार एड के शवों की म्यूजियम का पर्दाफाश हुआ। जब पुलिस एड गीन के फार्म हाउस में घुसी, उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो शायद ही किसी नाइटमेयर से कम थी। बर्नीस वार्डन का सर टोकरी में पड़ा था, दिल स्टोव के पास एक पॉलीएथिलीन में, जैसे आगे के लिए संभाल कर रखा हो। और सबसे शॉकिंग, 9 वल्वेस शू बॉक्स में स्टोर्ड एक नाबालिग लड़की के कपड़े पड़े थे। औरतों के स्तन से बनी बेल्ट भी अलमारी में लटकी हुई मिली। नाक और होठों को अच्छे से संभाल कर रखा गया। एड ने कामली कन्फेस किया, मैं उन औरतों को चुनता था जो मेरी मां जैसी दिखती थीं और उनकी चमड़ी को महसूस करता था ताकि मैं अपनी मां के करीब महसूस करूं। इन्वेस्टिगेटर्स को यह मंजर देखकर मनोवैज्ञानिक आघात हुआ। कुछ ऑफिसर्स को तो डॉक्टर्स की जरूरत पड़ी और कुछ ऑफिसर्स कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। एड गीन के कन्फेशन से सब साफ हो गया, जिसमें उसके जिक्र किया कब्र चुराना, हत्या और अपनी मां के साथ अजीब सा लगाव। और हर वो चीज जो पुलिस को उसके फार्म हाउस से मिली एक पागलपन और आत्मखान होने का सबूत था। मां के बिना एड का दिमाग खत्म हो गया था। पाइकॉप ट्विस्ट डॉक्टर्स ने बताया कि एड का दिमाग का विकास बचपन में ही रुक गया था। उसकी मां की बातों ने उसका दिमाग पूरी तरह नष्ट कर दिया था और ये सब उन्हीं चीजों का नतीजा है। इस जानकारी ने प्लेनफील्ड को हिला दिया। पड़ोसी जो एड पे भरोसा करते थे अब सोच रहे थे कैसे एक नॉर्मल इंसान ने ये सब कैसे किया। एड को सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इंसेन भेजा गया। उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां 11 साल तक एडमिट रखा गया। 1968 में डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि एड कोर्ट में पेश होने के लिए अब तैयार है। नवंबर 7, 1968 को उसको कोर्ट में पेश किया गया। जज ने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखी, उसकी सारी बातें सुनी और फार्म हाउस की तस्वीरें देखी। जज ने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को पढ़ा और डिसाइड किया, नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी। एड को सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल में हमेशा के लिए एडमिट कर दिया गया और वहां उसकी बची हुई जिंदगी गुजरी। एड ने इंस्टीट्यूशन में ट्रीटमेंट ली लेकिन कभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ और जुलाई 26, 1984 को एड गीन की डेथ हो गई। पता चला कि वो कैंसर का भी मरीज था। प्लेनफील्ड के लोग अब भी उसी जगह रह रहे थे, लेकिन अब वो ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जो पड़ोसी इतना अच्छा दिखता था वो एक आदमखोर निकला। एड गीन के जुर्म यहीं तक सीमित नहीं थे। ये एक मनोवैज्ञानिक परेशानी भी है जो हमें बताती है कि बचपन में माँ बाप की बातों का कितना असर पड़ता है। एड के दिमाग का असर बचपन में ही रुक गया था। अगस्ता, उसकी मां ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था। धर्म, डर और नैतिक हेरफेर से एड का दुनिया को देखने का नजरिया खराब हो गया। उसकी मां के साथ लगाव नॉर्मल नहीं था और जब अगस्ता की डेथ हुई, एड की सहन शक्ति ने साथ नहीं दिया। उसने दुख को पागलपन में बदल दिया। कब्र से शवों को निकालना, बॉडी पार्ट्स कलेक्ट करना और फिर आखिरकार मर्डर्स, ये सब एक पागलपन था मां को अपने पास लाने का। जो लोग मरे थे वो एड के लिए इंसान नहीं थे, बस एक चीज थे। ये अमानवीय व्यवहार सीधा उसकी मां अगस्टा से आया, जो कहती थी कि बाकी सारी औरतें राक्षस होती हैं। एड गीन का केस हमें सिर्फ एक राक्षस की कहानी नहीं बताता, ये एक वार्निंग है कि इंसान की सोच और दिमाग को कैसे भंग किया जा सकता है और कैसे किसी को पाने की चाहत एक शांत इंसान को बुरे सपने में बदल सकती है। और इसी के साथ हमारा ये केस खत्म होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है?
एड गीन जैसे सीरियल किलर्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। अगर आपको इस कहानी ने हिला दिया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला केस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डरावना है।